अब दिखाएंगे आपको 24 मिनट में 24 खबरें। ईडी के अधिकारी आज भारत राष्ट्र समिति बीआरएस की नेता के कविता से पूछताछ करेंगे। दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 लागू करने के लिए भ्रष्टाचार को लेकर उनसे पूछताछ की जाएगी। कविता उन नेताओं और कारोबारियों में शामिल हैं जिनका नाम इस घोटाले से जुड़ा हुआ है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया इसी केस में सलाखों के पीछे हैं कि कविता तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी है। कविता से बुधवार को ही पूछताछ होनी थी, लेकिन उन्होंने कुछ समय मांगा था। कविता से आज ईडी पूछताछ करेगी। कविता को हैदराबाद के कारोबारी रामचंद्र पिल्ले के सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी। पिल्ले को ईडी ने सोमवार को गिरफ्तार किया था। आपको बता दें, अब आज ईडी के सामने पेश होंगी के कविता और ईडी आज उनसे पूछताछ करेगी। रामचंद्र पिल्ले के आमने सामने बैठाकर पूछताछ संभव है। शराब घोटाला का ये पूरा मामला और इसी केस में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी सलाखों के पीछे है। मामला अभी थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। शराब घोटाले में ये पूछताछ लगातार जारी है। पूछताछ का दायरा भी लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली शराब नीति केस में कोर्ट ने ईडी को मनीष सिसोदिया की 7 दिन की यानी 17 मार्च तक की रिमांड दे दी है। हालांकि एजेंसी ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम की 10 दिन की रिमांड मांगी थी। वहीं कोर्ट सिसोदिया की जमानत याचिका पर अब 21 मार्च को दोपहर 2 बजे सुनवाई करेगी। आपको बता दें, ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सिसोदिया को गुरुवार देर शाम तिहाड़ जेल में ही गिरफ्तार किया था। आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि यहां पर एजेंसी ने सिसोदिया की 10 दिन की रिमांड मांगी थी। ईडी सिसोदिया को लेकर दोपहर 2 बजे दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची और इसके बाद स्पेशल जज एम.के. नागपाल ने पहले ईडी की रिमांड पर सुनवाई की। कोर्ट में ईडी का पक्ष एडवोकेट जोहेब हुसैन ने रखा। उन्होंने दावा किया कि शराब नीति तैयार करने के पीछे साजिश थी। इसके नियम बदलकर कुछ खास लोगों को 6 की जगह 12% तक लाभ पहुंचाया गया। सिसोदिया ने इससे जुड़े हुए डिजिटल सबूत भी मिटा दिए। एजेंसी ने कहा कि शराब नीति के केस में 7 और लोगों को नोटिस भेजा है ताकि उन्हें सिसोदिया के आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जा सके। बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री का मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला आपको बताएं, डॉक्यूमेंट्री को लेकर गुजरात विधानसभा के बीबीसी के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें केंद्र से उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई का निवेदन किया गया। बीजेपी विधायक विपुल पटेल ने सदन में इस प्रस्ताव को पेश करते हुए कहा कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ने इंडिया द मोदी क्वेश्चन के टाइटल वाली विवादास्पद 2 भागों वाली सीरीज साल 2002 की घटनाओं को गलत तरीके से प्रस्तुत करती है और विश्व स्तर पर भारत की छवि को खराब करने का प्रयास करती है। विपुल पटेल के प्रस्ताव का बीजेपी विधायक मनीषा वकील, अमित ठाकर, धवल सिंह चाला और मंत्री हर्ष सांघवी ने समर्थन किया। हालांकि इस प्रस्ताव को कांग्रेस विधायकों की गैर मौजूदगी में ध्वनि मत से पारित किया गया। सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित होने के बाद स्पीकर शंकर चौधरी ने कहा कि बीबीसी का प्रयास निंदनीय है। सदन ने केंद्र को अपना संदेश भेजने के लिए प्रस्ताव पारित किया। गुजरात विधानसभा में यह प्रस्ताव पारित हुआ है और केंद्र से अब इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई का निवेदन किया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों का नया अध्याय लिखा जा रहा है। रिश्तों में गर्माहट का दौर जारी है। ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज और पीएम मोदी दिल्ली के हैदराबाद हाउस में पहली इंडिया ऑस्ट्रेलिया एनुअल समिट में हिस्सा लिया उन्होंने और इस दौरान संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस ब्रीफिंग में पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के मंदिरों पर हमले की बात उठाई। इसके जवाब में अल्बनीज ने कहा, भारतीय समुदाय की सुरक्षा और भलाई उनके लिए प्राथमिकता है। उन्होंने कुछ हफ्तों से ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हमले की खबरों को नियमित रूप से आ रही है। उन्होंने कहा, ऐसे में खबर भारत में भी सभी लोगों को चिंतित करती है। मैंने ये पीएम अल्बनीज के सामने ये बात रखी और उन्होंने मुझे कहा है कि भारतीय समुदाय की सुरक्षा उनके लिए प्राथमिकता है। समिट के दौरान दोनों देशों के अधिकारियों ने एमओयू एक्सचेंज किया। ये एमओयू स्पोर्ट्स, सोलर टास्क फोर्स और ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन एग्रीमेंट से संबंधित थे। वहीं दोनों देशों के बीच कई आर्थिक समझौते होने की भी बात हुई है। – 2024 का चुनाव नजदीक है। मुस्लिम वोटर्स को साधने के लिए बीजेपी एक अभियान लॉन्च कर रही है जो लोकसभा चुनाव में गेम चेंजर साबित हो सकती है। आपको बता दें, इस प्लान के तहत बीजेपी ने देश के 10 राज्यों में अल्पसंख्यक आउटरीच प्रोग्राम को लॉन्च कर रही है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस प्रोग्राम को सफल बनाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं।
बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के समापन संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने सभी कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वो मुस्लिम समुदाय के बीच जाएं, पढ़े लिखे मुस्लिम भाइयों से मुलाकात करें और उन्हें बताएं कि सरकार कैसे उनके जीवन में बदलाव ला रही है। पीएम के इस मूल मंच को लेकर बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे ने एक ऐसा प्रोग्राम डिजाइन किया है जो कि 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी के लिए निर्णायक साबित होने जा रहा है। अल्पसंख्यक मोर्चे इन राज्यों में स्नेह यात्रा और स्कूटर यात्रा के माध्यम से आम जन तक बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचेंगे और उन्हें बताया जाएगा कि बीजेपी के साथ, बीजेपी के लिए सबका साथ सबका विकास सिर्फ नारा नहीं बल्कि बताया जाएगा किसी भी योजना में धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं हुआ, इसलिए आप बीजेपी से जुड़ें। लंदन में दिए गए राहुल गांधी के बयान की आलोचना करने पर कांग्रेस ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पर पलटवार किया है। कांग्रेस ने कहा है उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के तौर पर एक अंपायर होते हैं, वो किसी भी पार्टी के लिए चीयर लीडर नहीं हो सकते। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पर जमकर निशाना साधा। जयराम रमेश ने एक लेटर जारी करते हुए कहा कि उपराष्ट्रपति का बयान निराशाजनक है। उन्होंने आगे कहा कि भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यालय संवैधानिक है, इसे संविधान के राज्यसभा में अध्यक्ष होने की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, इसलिए उन्हें पूर्वाग्रह से मुक्त होना चाहिए। आपको बता दें कि लंदन में राहुल गांधी के दिए गए बयानों पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि इस मुद्दे पर चुप रहा तो संविधान का गलत पक्ष बनूंगा। धनखड़ ने कहा कि जब देश G20 की अध्यक्षता कर रहा है तो कुछ लोग हमें बदनाम करने के लिए ओवरटाइम कर रहे हैं। देश के अंदर या बाहर जो भी इस तरह की बातें कर रहा है, ये देश का अपमान है। वहीं कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने राहुल गांधी पर की गई उपराष्ट्रपति की टिप्पणी पर हैरानी जताई। उन्होंने लिखा कि जगदीप धनखड़ एक ऐसी सरकार के बचाव में उतर आए हैं जिससे उन्हें संवैधानिक रूप से दूरी बनाए रखनी चाहिए।